भारत कैसे बदल रहा है और भारत में कैसे परिवर्तन आ रहा है। हर मतलब इसी को चौतरफी विकास आप बोल सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुए मनमोहन सरकार में ये जो कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स थे, वो जब भी, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब से गठन हुआ है तब से भारत की सरकार साल का 100 करोड़ 100 करोड़ रुपीज उन्हें दिया करती थी। किस लिए? क्योंकि डेली अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज संचालन करने के लिए। और वो क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते थे? उनका एक क्लियर स्टैंड था कि कश्मीर को भारत से अलग करना है। अब देखिए, सोचिए, ये हिंदुस्तान की जनता को समझना होगा कि क्या परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान की सरकार, जो पार्टी हिंदुस्तान के एक हिस्से को अलग करना चाहती है, उसको 100 करोड़ दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कर सके। और उनकी राजनीतिक गतिविधि क्या है? लोगों को भारत गणराज्य के विरुद्ध उकसाना, लोगों को कश्मीर को अलग राज्य बनाने के लिए तैयार करना, उन्हें शिक्षा देना, भारत की सेनाओं पर पत्थर मारना, भारत के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को भगाना, ये है हुर्रियत का काम। और ये सब काम करने के लिए उन्हें पैसा कहाँ से दिया जाता था? भारत सरकार देती थी। और हमारे आपके टैक्स का जो पैसा होता है वो दिया जाता था। उतना ही नहीं, वहां पर ये आपको पता होगा, ये जो टेररिज्म का जो दौर आया, ये खास करके 90s में, तो उस समय मुफ्ती सईद की जो बेटी का अपहरण हुआ था, वो अपहरण करने वाला कोई और नहीं, जेकेएलएफ मतलब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका नेता हुआ करता था यासीन मलिक, वही था। यासीन मलिक ने ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद और अभी जो कश्मीर की ये पीडीपी के जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बहन का अपहरण किया था। ये वही यासीन मलिक है जो एयरफोर्स के 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था कश्मीर, श्रीनगर में ही। ये कोई छुपा हुआ बात नहीं। उस समय की जो सरकार थी, उसे पता था कि यासीन मलिक ने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा है। ये यासीन मलिक वही है जो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की पृष्ठभूमि तैयार किया था। ये अकेला यासीन मलिक नहीं है, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी उसका एक मुख्य पात्र है। उसमें इसकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। इसके पहले एक कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, सैफुद्दीन सोज, और जो हटाना चाह रहे थे, जो कश्मीर को, उनका कहना था कि कोई भी कश्मीरी जो है वो भारत में नहीं रहना चाहता। अगर उनकी जो किताब है उसमें वो लिखते हैं कि अगर कश्मीर में रिफरेंडम हो, प्लेबिसाइट हो, तो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे या स्वतंत्र होना पसंद करेंगे। वहीं सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी सैफुद्दीन सोज की बेटी का अपहरण भी इन्हीं जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने किया था। इसी यासीन मलिक ने हजारों लोगों का खून बहाया। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में आता था तो सोचिए, हम आप प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, समय भी नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, कभी कभी छिटपुट कहीं कहीं भेंट हो जाती है। लेकिन जो मनमोहन सिंह के समय में किसी को याद भी हो कि किसी जनता से कभी मिले हो तो आप बता दें। किसी पब्लिक मीटिंग में किसी जनता के साथ उनका कोई फोटो तो बताएं। उसी मनमोहन सरकार के कर्मचारियों से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, ये जो हुर्रियत के जो आतंकवादी हैं वो आते हैं दिल्ली में
और ये सरकारी गेस्ट होते हैं और आके प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलते हैं। सोचिए उन लोग, जरा एक बार सोचिए उन लोगों के परिवारों के बारे में, जिनके परिवार के लोगों को इस यासीन मलिक ने मारा था, इस बिट्टा कराटे ने उन्हें बेघर किया था। जब ऐसे हुर्रियत के नेताओं के साथ, जिलानी के साथ, यासीन मलिक के साथ प्रधानमंत्री का फोटो वो परिवार देखता होगा तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन यासीन मलिक की पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक होती थी। हम में से लगभग सभी ने वो फोटो देखा होगा जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था वो। और उस समय भी जब वो पाकिस्तान जाता था, आपको उस यासीन मलिक की जो पत्नी है वो पाकिस्तानी है, और जब पाकिस्तान जाता रहता था फंडिंग के लिए, ताकि पाकिस्तान से पैसा लाए और यहाँ हिंदुस्तान में उपद्रव मचाए, पत्थरबाजों को पैसा देता था तभी तो पत्थरबाजी करते थे। तो वहां जाके वो हाफिज सईद से भी मिलता है। हाफिज सईद याद होगा ना, याद है ना, ये वही हाफिज सईद है जिसने बम्बई में ताज होटल पर अटैक करवाया था। कसाब को इसने ही भेजा था। उसी हाफिज सईद से जाके मिलता है, साथ में ही सभा करता है। और उसका फोटो ऐसा नहीं है कि कोई ये गुप्त मीटिंग थी, सारे हिंदुस्तानियों को पता है कि वो ये यासीन मलिक जब पाकिस्तान गया था तो हाफिज सईद के साथ मिल के सभा किया था वहां पे, उसके बगल में बैठा था। और वहां से आने के बाद फिर सोचिए, हमारी मीडिया को भी सोचिए, उसी को आपकी अदालत जैसे पॉपुलर टीवी शो में गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। कभी कभी तो शर्म आती है, कैसे हम किस जगह रहते हैं, किस देश में रहते हैं। सोचिए, एक आदमी जो एयरफोर्स के अधिकारियों को मारता है, लोगों को बेघर करता है, हजारों लोगों को कश्मीर से निकालने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है, रुबैया सईद का अपहरण करता है, इस सबको पता होते हुए भी उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में एंट्री मिलती है। और देश का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल, उस समय का लगभग सभी टीवी चैनल कहिए, सभी टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेते हैं। और आपकी अदालत जो इंडिया टीवी का है, उसके एक बहुत ही, जो सच तो मैं मुझे उनकी पत्रकारिता बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही विद्वान आदमी हैं, बहुत निष्पक्ष होकर वो बातें करते हैं, रजत शर्मा। तो रजत शर्मा जैसा आदमी भी किसका इंटरव्यू लेता है? यासीन मलिक का। वो यासीन मलिक जो एक दुर्दांत अपराधी था, ये हाफिज सईद के साथ जो है वो जाके बैठता था, उसका इंटरव्यू होता है, उसका आपकी अदालत में उसे गेस्ट बना के बुलाया जाता है। खैर, अब समय बदला, भारत की जनता ने एक बहुत छोटा सा काम किया 2014 में और 2019 में। इसलिए मैं कहता हूं कि समझिए क्या बदला है। 2014 का एक वोट ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया, उसका एक एग्जाम्पल है ये यासीन मलिक का केस। कल ही की घटना है। अदालत में यासीन मलिक ने अपने सभी गुनाहों को कबूल किया है। उसने माना है कि एयरफोर्स के अधिकारियों को उसने मारा था। उसने माना है कि रुबैया सईद के अपहरण में उसका हाथ था। उसके ने माना है कि सैफुद्दीन सोज की बेटी के अपहरण में उसका हाथ था। कश्मीरी पंडितों को बेघर करने में भी उसकी भूमिका थी। उसके ऊपर लगे सभी अपराधों को उसने स्वीकार किया है। अब सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन। जो खुद मान रहा है कि हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने ये जघन्य कृत्य किए हैं, वही आदमी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के बैठता है। क्या विडंबना है। इसलिए मुझे लगा कि देशवासियों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि हाँ एक वोट की कीमत क्या होती है। एक सही नेतृत्व आ जाए तो क्या परिवर्तन आता है। ये अगर किसी को छोटा परिवर्तन लग रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ 370 नहीं हटी है, कश्मीर से सिर्फ 370 नहीं हटी। सोचिए
कल का एक दृश्य देख करके खुशी भी लग रहा था। अनंतनाग जैसे आतंकवाद से ग्रसित जगह पे एक मंदिर के भग्नावशेष में कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिन्हा आज जाके पूजा करते हैं। क्या 10 साल पहले कोई कल्पना भी कर सकता था? कोई कल्पना भी करता हो तो बताइए कि हाँ, अनंतनाग के किसी मंदिर में, सूर्य मंदिर में जाकर कोई पूजा कर सकता है? सुदूर गांव में आज पर्यटक पहुंच रहे हैं। कश्मीर में तो रहने की जगह, जो रिपोर्टें आ रही हैं वहां पर रहने की जगह नहीं है। तो ये सब कुछ परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि भारत की जनता ने एक सही नेतृत्व का चयन किया। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से किसी को असहमति हो सकती है, लेकिन 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आया है वो कोई अंधा ही कहेगा कि हाँ, उसे नहीं दिखाई देता है।